फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि लोकल फार्मेसी में कुछ फल लेने आया था, जहां पर हमें वही स्पेस शटल टॉय दिखाई देता है जिसको पिछली फिल्म में बनाया गया था, जो कि उसका डेथ का कारण भी बना था। अब ली और दो ओल्ड लोग टीवी पर एक डिस्टर्बिंग न्यूज देख रहे होते हैं। उसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट दिखाया जा रहा है। बाद में ली अपने बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच देखने जा रहा था। वहां पर उसकी बेटी भी उसके साथ थी। यहाँ पर हम एमेट नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जिसका बेटा हैरी भी बेसबॉल टीम में है। एमेट ली का दोस्त है जो कि इस फैमिली को अच्छे से जानता था। वो साइन लैंग्वेज में रीगन से डाइव का इशारा पूछता है। वो अपने बेटे को गेम में 5 लगाने के लिए कह रहा था। अब मार्कस बैटिंग करने आता है, लेकिन तभी आसमान में से एक उल्का पिंड दिखाई देता है। वो इतना ज्यादा शोर करता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर भागने लगते हैं। रीगन ली के साथ पिकअप ट्रक में जाने लगती है। वहीं मार्कस ब्यू एल्विन के साथ उसकी कार में जाने लगते हैं। अब जैसे ही ली एक पुलिस ऑफिसर से पूछने जाता है कि आखिर हुआ क्या है, तभी उसी समय एक एलियन ऑफिसर की कार पर हमला कर देता है। क्योंकि ऑफिसर की कार में सायरन ऑन था, तो वो उसे फॉलो करता हुआ वहां पर आ गया था। पुलिस ऑफिसर एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही मारा जाता है क्योंकि एलियन की जो स्किन थी वो बहुत हार्ड थी। फिल्म में सब कुछ एकदम से साइलेंट हो जाता है और हमें सब कुछ रीगन के नजरिए से दिखाया जाता है। क्योंकि रीगन डेफ थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे बस डर कर भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। इस मूवी के अंदर यही खास बात है कि यहाँ पर अलग अलग लोगों के नजरिए से हमें फिल्म दिखाई गई है। एल्विन बच्चों को रिलैक्स करने के लिए अपने कार का रेडियो ऑन करती है, जिसकी आवाज सुनकर एक दूसरा एलियन उसकी कार के सामने आ जाता है। इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी ओर रीगन एलियन को देखकर कार से भागने लगती है, तो ली उसके पीछे भागता है और रीगन को पकड़ लेता है। फिर ये दोनों कुछ और लोगों के साथ में एक बार में छुप जाते हैं। एलियन बार के बाहर घूम रहा था। तभी एक लेडी का मोबाइल फोन बजने लगता है, जिससे एलियन वहां अटैक करने आ जाता है। अब रीगन और ली भागने लगते हैं। एलियन इनका पीछा करने लगता है। बाद में ये दोनों मार्कस ब्यू एल्विन के साथ में मिल जाते हैं। वो लोग भी पैदल ही भाग रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर एलियन पर गोली चलाता है, पर खुद ही मारा जाता है क्योंकि उनके पास में प्रोटेक्टिव शील्ड थी, यानी कि उनकी स्किन बहुत ही अलग थी। अब कहानी डे 474 से शुरू होती है, यानी लास्ट फिल्म की एंडिंग से। यहाँ पर हम मार्कस को डर से कांपते हुए अपने कानों को बंद करते हुए देखते हैं। एल्विन अब मार्कस, रीगन और बेबी के साथ में इस घर को छोड़कर जाने लगती है। जाने से पहले वो बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स और उसका ऑक्सीजन टैंक भी ले लेती है। यहाँ पर पानी उसके गले तक था, इसलिए वो धीरे धीरे बिना शोर किए जाती है। ली जहाँ पर काम करता था, रीगन जब वहाँ पर जाती है तो स्टेयर्स पर एलियन के बॉडी पार्ट्स और उनकी बॉडीज पड़ी होती हैं। तो हो सकता है कि उस एरिया के अंदर 3 एलियन होंगे जिनको इन्होंने मार दिया होगा, या फिर ये वही एलियन होगा जिसको इन्होंने पहले पार्ट में मार दिया था। उसके बॉडी पार्ट्स को कट कर दिया होगा ताकि वो फिर से जिंदा ना हो जाए। रीगन अब अपने डैड के वीडियो मैप और अपने डैड के कंपास को लेकर आती है। रीगन को दूर जलती हुई आग की रोशनी दिखाई देती है। ये सभी लोग वहीं पर जाने लगते हैं क्योंकि इस जगह सरवाइव किए हुए लोग ऐसे ही आग जलाकर कम्युनिकेट कर रहे थे। अब हम तीनों को रेलवे लाइन के आसपास वीरान पड़े हुए एक वर्कशॉप में जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर एल्विन का पैर एक ट्रैप लाइन में लग जाता है, जो कि खाली बोतलों के गुच्छे से कनेक्टेड था, जो कि अब शोर करने लगता है। जैसे ही वो भागते हैं, हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो कि शोर को सुनकर आया था। इसी बीच मार्कस का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो चिल्लाने लगता है। एल्विन फौरन ही उसका मुंह बंद कर देती है। जैसे ही वो ट्रैप को निकालती है, मार्कस फिर से जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर एलियन इनकी ओर बढ़ने लगता है। रीगन अपना रेडियो ऑन करके उसके माइक्रोफोन पर अपना हियरिंग एड लगाती है। उसमें से आ रही तेज आवाज एलियन को तड़पाने लगती है, जैसा कि हमने लास्ट फिल्म के एंडिंग में देखा था। एल्विन इस एलियन को भी शॉटगन से मार डालती है और ये सब स्नाइपर ऊपर से हैरानी से देख रहा था। सभी लोग फिर वहां से भागने लगते हैं। शॉटगन की आवाज से एक और एलियन इनके पीछे पड़ जाता है। अब वो स्नाइपर इनके सामने आ जाता है और एल्विन को इशारा करके अपने पीछे आने के लिए बोलता है। एल्विन उसको पहचान जाती है। वो और कोई नहीं था बल्कि उनका फैमिली फ्रेंड एमेट था।
उसका बेटा और मार्कस एक ही बेसबॉल टीम में थे। एमेट उन सबको लेकर अपने अंडरग्राउंड बंकर में आता है। वहां पर एक क्रायोजेनिक टैंकर था जिसके अंदर ये सभी लोग एक एक करके छुप जाते हैं। एमेट उनको अंदर से लॉक कर देता है और ये साउंड प्रूफ था, यानी कि इसके अंदर नॉर्मल तरीके से भी बात करने से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। इस टैंकर के अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड थी, इसलिए ये लोग ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर नहीं रह सकते थे। अब कुछ देर के बाद एलियन वहां से चला जाता है तो सभी बाहर आते हैं। एल्विन मार्कस के पैरों को धोकर उसका ट्रीटमेंट करती है और उसे हेडफोन लगाकर वीडियो में गाने सुनने के लिए बोलती है ताकि वो दर्द से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब एमेट यहाँ पर एक दुख भरी खबर सुनाता है कि उसका बेटा मर गया है। वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रह रहा था, वो भी अब मर चुकी है। इस सब से एमेट बुरी तरह से टूट चुका था। उसको सब कुछ पता था कि ली रोज आग जला रहा है, लेकिन वहां तक जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। मार्कस को रेडियो में वही गाना सुनाई देता है, बियॉन्ड द सी, जिसे उसके डैड अक्सर सुना करते थे। सबको ये लगता है कि ये कोई कोड वर्ड है और कोई तो है जो इसको कहीं से बार बार टेलीकास्ट कर रहा है, पर एमेट इस चीज को खारिज कर देता है। वो कहता है कि ये कोई मेल फंक्शन होगा और ये एक ही गाना बार बार लूप में प्ले हो रहा होगा। सभी लोग खत्म हो गए हैं, कोई भी नहीं बचा है। एमेट निराश और उदास था, उसको नई उम्मीद नहीं चाहिए थी। रीगन मार्कस को वो मैप दिखाती है जिसे ली ने बनाया था। वो कहती है कि ये सब रेडियो स्टेशंस होंगे जिससे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा। सभी को क्रॉस से मार्क किया गया था, सिर्फ एक ही बचा था और जो एक रेडियो स्टेशन बचा था वो एक आइलैंड है और रीगन वहां पर जाना चाहती थी, पर मार्कस उसे मना कर देता है। रीगन फिर भी सुबह बिना कुछ बताए अपने रेडियो और शॉटगन के साथ में बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एल्विन एमेट से रिक्वेस्ट करती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है। वो अब उसे भी खोना नहीं चाहती थी। एमेट मान जाता है। रीगन उस आइलैंड को ढूंढते हुए एक ट्रेन ट्रैक पर आ जाती है। उसे खाली ट्रेन में बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं। वो एक केबिन से फर्स्ट एड बॉक्स उठाने जाती है, पर तभी कोई चीज गिरती है और उससे आवाज आ जाती है। उसके कुछ ही पल के बाद वहां पर एक एलियन आ जाता है। रीगन डर के मारे रेडियो को ऑन करके उसमें हेयरिंग एड की फ्रीक्वेंसी लगा देती है। वो सुनकर एलियन तड़पने लगता है, तभी वो उस पर गोली चला देती है, पर वो मरता नहीं है और उसी की ओर बढ़ने लगता है और रीगन की शॉटगन यहाँ पर जाम हो जाती है। उसको लगता है कि अब वो मर जाएगी। एलियन उसके मुंह के बिल्कुल ही सामने था, लेकिन एमेट पीछे से उस पर हमला कर देता है। अब दोनों वहां से भागने लगते हैं। एमेट रीगन को वापस आने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती। उसे रेडियो स्टेशन तक जाना था, वो जिद करने लगती है। एमेट पहले तो मना करता है, पर बाद में मान जाता है। बंकर में एल्विन देखती है कि बेबी का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। उसके लिए ऑक्सीजन लेने वो मार्कस को बिठा कर जाती है। रास्ते में उसको ब्यू की मेमोरियल कब्र दिखाई देती है, वहां पर वो अपनी रिंग रखती है। अब उसी फार्मेसी में जाकर वो 2 ऑक्सीजन की बोतल लेती है और दूसरी चीजों को लेती है। मार्कस एमेट के बंकर में घूमकर देख रहा था कि वहां पर और क्या क्या है। उसको पर्दे के पीछे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि सड़ चुकी थी। शायद यह एमेट की वाइफ थी जो कि बीमारी से मरी थी। वो इसको देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे कि शोर होने लगता है और वो तुरंत ही वहां से भागकर बंकर में आ जाता है और एमेट के रेडियो के साथ उसी बंकर में अपने आप को लॉक कर लेता है। एक एलियन उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। बेबी का ऑक्सीजन भी यहाँ खत्म हो रहा था। एमेट रीगन को वो रेडियो स्टेशन दिखाता है जहाँ से वो रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे। दोनों वहाँ जाने के लिए बोट स्टैंड पर आते हैं। अब यहाँ पर शाम हो चुकी थी। बोट स्टैंड पर उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो कि रो रही थी। जैसे ही वो उसके पास में जाता है, वो बच्ची उसके गले में एक रस्सी बांधकर भाग जाती है। उस रस्सी को शोर मचाने वाली चीजों से बांधा गया था ताकि एमेट भाग ना पाए। बाद में हम कुछ लोगों को बाहर आता हुआ देखते हैं जो कि शहर के क्रिमिनल्स थे जो बच गए थे। इनके बारे में ही एमेट ने कहा था कि ये बचाने लायक नहीं है, जो कि सही बात भी थी। वो अब सप्लाईज के लिए रीगन को ढूंढने लगते हैं और उसके हेयरिंग एड को ले लेते हैं। उधर एलियन मार्कस के बंकर के बाहर ही था। जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसके वेट से बंकर की एंट्रेंस गिर जाती है और इससे शोर होता है। एल्विन जो ऑक्सीजन लेकर आ रही थी वो ये सुन लेती है। वो दौड़कर वहां आती है और ऑक्सीजन टैंक को उसके पास रख देती है और हवा में एक फायर करती है जिससे एलियन बंकर के ऊपर चला जाता है।
उधर वो लोग रीगन को अपने साथ ले जा रहे थे। एमेट उससे साइन लैंग्वेज में डाइव करने के लिए बोलता है। रीगन पानी में डाइव करती है और एमेट अपने गले में लगी हुई रस्सी को निकालकर शोर करने लगता है। वो उस आदमी पर भी हमला करता है, उसको मारता है और उसे एक खंबे से बांधकर उसके पैर में चाकू घोंप देता है। अब तक वहां पर कई एलियन आ गए थे। उस आदमी के चीखने के साथ ही एक एलियन उस पर हमला करके एमेट के पीछे भी पड़ जाता है। एमेट भी पानी के अंदर कूदकर तैरने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि एलियंस तैर नहीं सकते थे, इसलिए जो भी एलियन पानी में कूदे थे वो डूब जाते हैं। एमेट इस बात को नोटिस कर लेता है। रीगन एक बोट लेकर आती है जिसमें वो एमेट को खींच लेती है। एमेट वहां पर अपने मुंह से उसकी हेयरिंग एड निकालता है जिसे उसने उस आदमी से वापस ले लिया था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एलियन उस बोट के ऊपर चढ़ चुका है। उधर एल्विन के सामने एक एलियन आ जाता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली मारती है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एलियन नहीं मरता। आग के कारण फायर स्प्रिंकल्स ऑन हो जाते हैं जिससे पानी गिरने लगता है। और हमने ये चीज देखी थी पहली फिल्म में कि पानी की आवाज से बाकी सारी आवाजें दब जाती हैं, जो कि एलियंस को सुनाई नहीं देती। इसलिए एल्विन इस आवाज को यूज करते हुए अब नीचे बंकर में आ जाती है। टैंक में बेबी रो रहा था, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। मार्कस उसको मैन्युअली ऑक्सीजन दे रहा था। एल्विन अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आती है और बेबी को इससे ऑक्सीजन मिल जाती है, जो कि काफी राहत की बात होती है। रीगन और एमेट बोट से आइलैंड पर उतरते हैं और वहां पर एक बिल्कुल ही नॉर्मल कम्युनिटी थी, क्योंकि एलियंस तैर ही नहीं सकते थे, इसलिए ये लोग 474 डेज से सेव्ड थे। आइलैंड के लोग इन दोनों को वेलकम करके इन्हें खाना देते हैं। यहाँ पर हमको एक और कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम फिल्म में नहीं बताया गया है, जिसे मैन ऑन आइलैंड कहा गया है। और ये आदमी एमेट से कहता है कि फाइनली तुम्हें ये सब समझ आ गया। जब नेशनल गार्ड्स को ये बात पता चलती है कि एलियंस तैर नहीं सकते, तो उन्होंने लोगों के लिए बोट्स भेजनी शुरू कर दी, पर लोग शांति से चढ़ने की बजाय शोर करने लगे और मर गए। उस दिन 12 बोट खड़ी थी, लेकिन सिर्फ 2 ही इस आइलैंड पर आई थी। एमेट उसको ये कहता है कि इस चीज को मैंने सॉल्व नहीं किया है, बल्कि रीगन ने ऐसा किया है। वे उस आदमी को रीगन का हेयरिंग एड देकर उसे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए बोलते हैं। एमेट पहली बार खुश था। अगली सुबह फाइनली वो अपने बेटे और वाइफ को श्रद्धांजलि देने जाता है। तभी उसको एक बोट दिखाई देती है जिस पर कल रात वो एलियन चढ़ गया था। वो भागकर आइलैंड वासियों को ये बताने चाहता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो एलियन सबको मार रहा था। एमेट एक बच्चे को बचाकर कल रात वाले आदमी के घर में घुसता है। अब एमेट, वो आदमी और रीगन कार में हॉर्न बजाते हुए रेडियो स्टेशन पर आते हैं। उनकी आवाज को फॉलो करते हुए वो एलियन भी वहां पर आ जाता है। वहां पर आते ही वो उस आदमी को पकड़ लेता है। एमेट और रीगन स्टेशन में छुप जाते हैं। एलियन उन्हीं को ढूंढ रहा था। इधर बंकर में ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी, इसलिए एल्विन टैंक के डोर को खोलकर हवा अंदर आने देती है। उसको ये लगता है कि एलियन वहां पर नहीं है, इसलिए वो धीरे से बाहर आकर बेबी का खाना लेने जाती है। एलियन वहां पर छुपा हुआ था और वो उस पर हमला कर देता है। एल्विन वापस भागती है, पर डोर ठीक से बंद नहीं होता और एलियन छोटे से होल से अंदर घुसने लगता है। उधर रीगन रेडियो स्टेशन पर रिकॉर्डिंग रूम में आ जाती है और ब्रॉडकास्टिंग माइक लगाती है। तभी एमेट पर एलियन हमला करने लगता है, तो रीगन अपना हेयरिंग एड उसके सामने ले जाकर उसे दूर भगा देती है और ब्रॉडकास्टिंग को ऑन कर देती है। उसके बाद वो हेयरिंग एड को माइक पर लगाकर फुल वॉल्यूम पर बजाती है, जिससे एलियन तड़पने लगता है। उसका चेहरा आर्मर से बाहर आ जाता है। अब ये फ्रीक्वेंसी लाइव थी, तो अब मार्कस के पास जो एमेट का रेडियो होता है उसमें भी ये प्ले होने लगता है और वहां पर भी वो एलियन उस साउंड को सुनकर तड़पने लगता है। मार्कस अब उस रेडियो को उसके सामने ले जाकर उसे पीछे धकेल देता है और एल्विन की पिस्तौल को लेकर उसके सर में गोली मार देता है। उसका आर्मर फ्रीक्वेंसी के कारण ओपन हो चुका था। दूसरी ओर स्टेशन पर रीगन भी एक माइक स्टैंड से एक एलियन पर हमला करती है और इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।